जय हिंद। कैसे आप सभी? होप करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज लेकर के आ चुके हैं अध्याय 4 यानी चैप्टर 4। और उसमें जो है ना आपको बताने वाला कार्बन उसके यौगिक क्या आज बताने वाले हैं चैप्टर 4 के। इसके आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसमें से भी मैंने 60 क्वेश्चन जो है ना हमने निकाल कर लाए हैं ऑब्जेक्टिव। आपको जो है ना एग्ज़ाम में और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको तैयारी जो है ना काफ़ी शानदार रहेगी। अगर इसमें से अगर इतना 60 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, देखो इसमें से अगर 60 क्वेश्चन निकाल सकते हैं तो आपके लिए जो है ना बहुत ही शानदार जो है ना एक बेस तैयार हो जाएगा, जिससे जो है ना आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपका एग्ज़ाम हो उसमें जो है ना आराम से जो है ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, भूपट्टी के खनिजों के रूप में कार्बन के कितने मात्रा उपस्थिति है। देखो यह है भूपट्टी के खनिजों के रूप में कार्बन के कितने मात्रा उपस्थित है, माने कार्बन के कितने मात्रा उपस्थित है। तो यहाँ पे आंसर में होगा कौन सा 0.02%। कितना होगा 0.02%। भूपट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल, मतलब ये इसका रूप है कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोकार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। तो केवल अगर आपको खनिजों और कार्बन की कितनी मात्रा उपस्थित है ऐसे बोलिएगा तो नहीं काम चलेगा, साथ में ये सब भी बताना पड़ेगा, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तो। चलो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा उपस्थित है। ये VVIP क्वेश्चंस हैं कि भैया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। ये आपको होना चाहिए 0.03%। 0.03% है। वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, जबकि भूपट्टी में खनिजों के रूप में 0.02% कार्बन उपस्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस हो गया और जो हो गया कार्बन हो गया वो यौगिक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक में संबंध देखिए, यहाँ पे है आयनिक यौगिकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। माने आयनिक यौगिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इनकी गणनांक एवं कथनांक निम्न होते हैं, ठीक है। बी में है ये द्वितीय के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्या होगा ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत का क्या होता है चालन होता है, जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में बताया था। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं तथा इसके विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, जो अबंधन की प्रकृति में समझाया जा सकता है, ठीक है। अबंधन वाला बताया था पिछले वाले वीडियो में, उसमें आप देख लीजिएगा। कार्बन यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक आमतौर पर क्यों कम होता है। कार्बन का जो यौगिक होता है उसका जो गलनांक और क्वथनांक क्यों आमतौर पर जो है ना कम होता है, ये बताइए। इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है इनके अंतराणु बल कम होता है। अंतर का जो अणु का होता है खिंचाव जो होता है वो थोड़ा कम होता है, इसके कारण जो है ना उसका उस टाइप का होता है। कार्बन यौगिक के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं क्योंकि उसके परमाणु के बीच का प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, मतलब जो ऐसा होता है पूरे एकदम से वो कम होता है, फलस्वरूप अंतराणु बल कमजोर होता है। 5 नंबर में चलते हैं, कार्बन के परमाणु संख्या कितनी होती है। अब ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा और हमको लगता है सबसे कमज़ोर कमज़ोर ये थी है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि यही चीज़ें जो है ना अक्सर जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है 6 है। और पाठ्य पुस्तक के अनुसार कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, जिसका अर्थ यह है कि जिसमें से 6 प्रोटॉन और 6 क्या होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए इसमें बहुत सारे लोगों ना कन्फ्यूजन हो जाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ये भी VVIP क्वेश्चन है। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उत्कृष्ट गैस विन्यास अष्टक को प्राप्त करने के लिए इसमें से 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्या होती है 4, किसको क्या प्राप्त करने के लिए विन्यास यानी अष्टक को प्राप्त करने के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कार्बन द्वारा C4 ऋणायन बनाने में क्या कठिनाई है। माने कार्बन द्वारा C4 ऋणायन बनाने में क्या कठिनाई है। तो कठिनाई है 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल होता है। जैसे इसके अंदर में जो है ना 6 प्रोटॉन हैं इसके नाभिक में, तो 10 इलेक्ट्रॉन को धारण करना क्या है
मुश्किल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन द्वारा C4+ का जो है ना धनायन बनाने में क्या कठिनाई है? माने कार्बन द्वारा C4+ धनायन बनाने में क्या कठिनाई है? चलिए इसका आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या है इसका? इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है? होती है। कठिनाई होती है, लेकिन क्या होती है? अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसमें 6 प्रोटॉन वाले नाभिकीय में केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचे। मतलब कि जब 4 खो देंगे तो कितना बचेंगे? 2 ही बचेंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन अपने अन्य परमाणु या कार्बन जो है अपने अन्य परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ किस प्रकार उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है? तो इसमें से आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके। क्या होगा इसका? संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी करके। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं या अन्य तत्वों की परमाणुओं के साथ किस प्रकार उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है? तो किस प्रकार करता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों की परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जिससे जो है ना वो क्या बनाता है? उत्कृष्ट गैस विन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन 10 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनाए वाले अबंधन अबंधन क्या कहलाते हैं? अबंध क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं आपके संयोजी अबंध। क्या कहलाते हैं? संयोजी अबंध। इलेक्ट्रॉन एक युग्म के साझेदारी के द्वारा बनाने वाले अबंध क्या कहलाते हैं? संयोजी अबंध कहलाते हैं। दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म के साझेदारी के द्वारा बनाने वाले अबंध संयोजी बंधन कहलाते हैं, जिससे दोनों परमाणु उत्कृष्ट गैसों को विन्यास कर प्राप्त कर जाते हैं। क्या करते हैं? उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए सारा तामझाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के एक अणु, जैसे हाइड्रोजन के एक अणु H2 में हाइड्रोजन परमाणु के बीच कौन सा बंध होता है? अब बताइए, हाइड्रोजन के एक अणु H2 में हाइड्रोजन परमाणु के बीच कौन सा बंध होता है? ये वीवीआईपी क्वेश्चन है भैया। एकल बंध। कौन सा बंध होता है? एकल बंध होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन का एक अणु H2 बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप एकल अबंध कहलाते हैं। इस अबंध को क्या बोलते हैं? एकल अबंध। चलिए, ऑक्सीजन के एक अणु माने O2, ऑक्सीजन का एक अणु क्या होता है? O2 होता है। में ऑक्सीजन परमाणु के बीच कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन का पढ़ लिए थे, उसके बाद में ऑक्सीजन का पढ़ते हैं, तो इसमें होता है द्विबंध। द्विबंध जो है ना ऑक्सीजन के अणु में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 8 है, और उसके उत्कृष्ट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसके लिए वह द्विबंध बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर क्या है? नाइट्रोजन के एक अणु N2 में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कौन सा बंध होता है? अब बंध के बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है इस टाइप का, ठीक है? तो उस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। त्रियाबंध कौन सा होता है? त्रियाबंध, ठीक है। त्रियाबंध नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, क्योंकि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, और अश प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जिसमें त्रियाबंध बनता है। क्या बनता है? त्रियाबंध बनता है। 14 में चलते हैं। 14 में कौन सा क्वेश्चन? मीथेन यानी CH4 में कार्बन परमाणु के कितने हाइड्रोजन परमाणु के साथ अबंधित होते हैं? माने मीथेन जो होता है, मीथेन गैस होता है, जलने वाला होता है, में कार्बन परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणु के साथ अबंध बनता है? तो भैया यहाँ पे आपके हो जाएंगे 4। कार्बन संयुग चतुर्थ संयोज होता है, और मेथेन में यह अपनी 4 संयोजता को इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ करता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये 4 अबंधित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयोजिकता अबंध। सहसंयोजी अबंध वाले यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? माने सहसंयोजी वाले जो अबंध होते हैं, ये यौगिक जो होते हैं, ये विद्युत का जो है कुचालक क्यों होते हैं? इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और अवशेषित कण नहीं बनते हैं।
आवेशित जब तक ले कण नहीं बनेंगे, आवेश नहीं उसमें उत्पन्न होंगे, तब तक ले आगे कोई प्रक्रिया नहीं होगी। तो सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और आवेशित कण आयन नहीं बनते हैं। आवेशित कण किसको बोलते हैं? आयन को बोलते हैं। आवेशित कण किसको बोलते हैं? हमेशा याद रखिएगा, आयन को। ठीक है, इसीलिए चलिए ठीक है। अब 16 नंबर पे चलते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है? किसके अप्रूप है? सब कोई अपने कमेंट सेक्शन में लिख भेजे, बताइए। कार्बन के। ठीक है, कार्बन से जो है ना हीरा और ग्रेफाइट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन के कौन से प्रारूप जो है ना, कार्बन के कौन से अपरूप में प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ अबंधित होते हैं, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है? क्या बनती है? त्रिआयामी संरचना बनती है। तो उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हीरा। त्रिआयामी संरचना होता है जिसके कारण जो है ना वो काफ़ी कठोर होता है। क्या होता है? काफ़ी कठोर होता है। और कार्बन का सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ में यही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 में कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? मैंने कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो कौन सा होता है? सब किसी को पता है। हीरा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ग्रेफाइट हो सकता है, बोलिए। ग्रेफाइट हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, बकमिंग सल्फ्यूरिन, क्या बोलते हैं, सॉरी, बकमिस्टर फ्लोरीन जो है ना हो सकता है, नहीं होगा। कौन होगा? ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट किसको बोलते हैं? कहाँ होता है? हम लोग का पेंसिल वेंसिल जो है ना उसमें ग्रेफाइट लगा हुआ रहता है। तो उसमें देखिए एक साइड में करंट जाएगा, डालिएगा तो दूसरे साइड में करंट आ जाता है। तो पेंसिल से कभी भी जो है ना प्लग उलग में जो है ना, सोचिएगा ऊपर के काट है, अब पिछवा का चुतरिया उसका छिला हुआ रहेगा ना, तो छुइएगा तो करंट दबा के लगेगा। इसलिए कभी भी उस तरह से नहीं करना चाहिए। चलिए 19 नंबर में आते हैं। बकमिस्टर फ्लोरीन। बकमिस्टर फ्लोरीन C60 की संरचना कैसे होती है? सॉरी टू मतलब बोल नहीं पा रहे हैं। इसको बोलेंगे कि बकमिस्टर फ्लोरीन को C60 की संरचना कैसा होता है? तो कैसा होता है? होता है फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित परमाणु। फुटबॉल अगर देखते होगा C60 का, इस टाइप का रहता है, उसका संरचना ऐसे ऐसे घिरा हुआ रहता है। बकमिस्टर फ्लोरीन इसको बोलते हैं 660। और इसमें जो क्या है ना कि आपको ये हमेशा कंपटीशन वाले एग्जाम वगैरह रेलवे वगैरह में जो है ना पूछते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन के पास पहुंच गए हैं। देखो, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ अबंध बनाने में अद्वितीय क्षमता क्या कहलाती है? एक पहले अब देख लो, हमेशा जो है ना हिंदी मीडियम में जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसको थोड़ा सा ये प्रैक्टिस होना चाहिए। ये अबंध समझ में आना चाहिए, अद्वितीय समझ में आना चाहिए, सब सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो इंग्लिश में भी जो है ना इसका जो मैं आपका चैप्टर दे दूंगा, आप समझ लेना। और बोलोगे तो बता भी दूंगा। इसका अलग से एक और चैप्टर बना दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा साथ में, लेकिन बोलोगे तो हमें भी थोड़ा सा समझना चाहिए। चलो, अगर कमेंट करोगे इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में दे दूंगा, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में। तो हिंदी में चूँकि बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, इसलिए मैं जो है ना हिंदी प्रेफर किया आप सभी को बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मैं आपको क्या बताऊँ, 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा श्रृंखलन। क्या होगा इसका? श्रृंखलन होगा। चलिए 21 नंबर के पास, और 21 नंबर में क्या है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ये VVIP क्वेश्चन है भैया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? बताइए, संयोजकता कितनी होती है इसकी? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। कार्बन के परमाणु संख्या 6 है, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसकी संयोजकता 4 होती है। यह चतुर्थ संयोजक होते हैं। कौन से संयोजक होते हैं? चतुर्थ संयोजक। तो इससे क्या क्या निकल गया? चतुर्थ कौन सा संयोजक अगर पूछा जाए कार्बन कौन से संयोजक होते हैं, तो चतुर्थ संयोजक। और इसकी बाहरी का कोश में जो है ना इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और उसकी परमाणु की संख्या कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो एक क्वेश्चन से कितना निकला? 1 2 3 आंसर निकल गए। चलिए ठीक है। किन कार्बन यौगिक में कार्बन परमाणु के बीच केवल एक अबंध होता है? किन कार्बन यौगिकों में कार्बन के परमाणु के बीच केवल एक अबंध होता है? केवल एक होता है, दूसरा नहीं होता है। तो कौन सा है वो? संतृप्त यौगिक।
संतृप्त यौगिक जो होता है उसमें क्या होता है, केवल एक अबंध होता है। उन्हें कोई पूछेगा कंपटीशन वगैरह में कि कार्बन के यौगिक कार्बन परमाणु के बीच केवल एक अबंध वाला होता है, वो बताइए, तो क्या होगा, संतृप्त यौगिक होगा। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक अबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त यौगिक होते हैं जो आमतौर पर एक काम मतलब आमतौर पर कम अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं। 23 नंबर चलते हैं अद्वितीय अथवा त्रिअबंध, माने 23 नंबर में द्वि अथवा त्रिअबंध, द्वि अथवा त्रिअबंध कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या बताइएगा, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए द्वि अथवा त्रि वाले कार्बन यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं और ये संतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। एक और इसमें आंसर आपको साथ में ले लीजिए कि क्या होती है, वो अधिक अभिक्रियाशील होती है। क्या होती है, अभिक्रियाशील होती है। चलिए, किस यौगिक में अमोनियम साइनेट, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर जीवन शक्ति सिद्धांत को असत्य प्रमाणित किया। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन किया होगा कि हाँ जीवन शक्ति सिद्धांत क्या है, तो ये सब चीज़ें और हम आगे बताइएगा क्वेश्चन में, मतलब कमेंट्स में, तो हम आगे आपको बता देंगे। तो वैज्ञानिक का नाम क्या है, फ्रेडरिक वोहलर। वोहलर क्या है, फ्रेडरिक वोहलर। अब कब किया था ये, 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनेट के यूरिया बनाकर यह प्रमाणित किया कि कार्बनिक यौगिक की संजीवों के बाहर भी संश्लेषित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, संजीवों के बाहर भी संश्लेषित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको जो है ना पूछने वाला है। ये वैज्ञानिक का नाम अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर संजीव शक्ति जो है असत्य प्रमाणित किया था। इसको पूछेगा ही पूछेगा, कहीं ना कहीं कंपटीशन में पूछते ही रहता है इसको। ठीक है, 25 नंबर में चलते हैं। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। यही कन्फ्यूजन वाला टाइप का जो है ना क्वेश्चन निकल के आता है, तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ जाते हो। तो क्या कहलाता है, संरचनात्मक समन्वय। क्या कहलाता है ये, संरचनात्मक समन्वय कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समन्वय कहलाता है, जैसे कि ब्यूटेन के दो रूप। ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन के दो रूप होता है। इसका उदाहरण भी आप समझ जाओ। 26 नंबर में आते हैं, केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक क्या कहलाते हैं। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक क्या कहलाते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। यहाँ से हाइड्रो हटा दो, जन हटा दो, है ना कार्बन, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन जो यौगिक होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, जिसमें एल्कीन और एल्काइन शामिल होता है, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, आप लोग कमेंट करके भेज दीजिए, एल्केन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, बोलिए। तो कहलाते हैं एल्केन कहलाते हैं। 28 नंबर में आते हैं, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें या अधिक दोहरे बंध होते हैं, एक या अधिक दोहरे बंध होते हैं, क्या कहलाते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं। अभी ने बताया गया है, एल्कीन। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक दोहरे बंध होते हैं, क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं आपके आगे। इससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है। एक या अधिक दोहरे बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाते हैं, जैसे यथार्थ में C2H4, माने जैसे उदाहरण में एथीन देख लीजिएगा, C2H4। ठीक है, चलिए 29 में आते हैं। 29 में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन की प्रतिस्थापित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन देखिए हमेशा जो है ना क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करके पढ़िएगा,
हमेशा तो उसी में आंसर छुपा हुआ रहता है। इसमें क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, बताइए। तो विषम परमाणु, क्या बोलते हैं उसको, विषम परमाणु कहलाते हैं। यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों की विषम परमाणु कहते हैं और ये विशिष्ट गुण प्रदान करता है, ठीक है, इसलिए उसको जो है ना विषम परमाणु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। आपको ऑलमोस्ट 60 में से 30 कंप्लीट आपका अभी फिलहाल हो गया। वह समूह जो यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, वह समूह जो यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो, या क्या कहलाते हैं, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो, मतलब उसे क्या कहते हैं। माने क्वेश्चन भी जो है ना थोड़ा उटपटांग पूछता है आजकल। क्रियात्मक समूह क्या बोलते हैं, प्रकार्यात्मक समूह, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, प्रकार्यात्मक समूह बोलते हैं। और इसको बोलते क्यों हैं, विषम परमाणु और वे समूह जिनके उपस्थिति होते हैं यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, वह प्रकारात्मक समूह कहलाते हैं। किस कारण से कहलाते हैं, जो ये विशिष्ट गुणवा जो देता है ना, ये विशिष्ट गुणवा उसके कारण कहलाता है। अगर ये विशिष्ट गुणवा न देना तो ये प्रकारात्मक समूह नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कुछ नहीं कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल जो होता है प्रकारात्मक समूह का फॉर्मूला क्या है, अल्कोहल प्रकारात्मक समूह का फॉर्मूला क्या है, मतलब प्रकारात्मक जो समूह होता है विशिष्ट गुण वाला उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं -OH। क्या बोलते हैं उसको, -OH। अल्कोहल के प्राथमिक समूह को -OH द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि मेथनॉल, मेथनॉल से ही बनता है आपका अल्कोहल, जैसे कि CH3OH। कौन कौन नहीं जानता है कि मेथनॉल से ये बनता है। अब मेथनॉल कैसे बनता है, कचरा जो निकलता है मतलब कि गन्ना वाला फैक्ट्री में, उससे जो है ना मेथनॉल बनता है, और मेथनॉल से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। वही दारू वारू में और भी काम में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकारात्मक समूह का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी याद हमेशा रखते रहिएगा। तो -COOH क्या है, -COOH, ठीक है। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकारात्मक समूह का फॉर्मूला -COOH होता है, जैसे कि एथनॉल अम्ल CH3COOH। एथनॉल अम्ल जो होता है ना उसमें से ये COOH आता है, उसी को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकारात्मक समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। यौगिक को मतलब यौगिकों की संख्या श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित माने स्थित हाइड्रोजन को एक ऐसे प्रकार का प्रकारात्मक समूह स्थापित करता है, उसमें क्या कहलाता है। जैसे यौगिकों की संख्या श्रृंखला जिसमें कार्बन क्या कहलाता है, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं उसको, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसमें से समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। चलिए 34 नंबर पर बढ़ते हैं। समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर यौगिकों में आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है, कितना होता है भाई आणविक द्रव्यमान का, तो होता है 14। कितना होता है, 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर यौगिक में -CH2 इकाई का अंतर होता है। इसका आणविक द्रव्यमान 12 कार्बन और +2 2 हाइड्रोजन, यानी दोनों मिलकर 14 होता है। एल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीनो का, एल्कीनो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा, तो एल्कीन या एल्कीनो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। CnH2n क्या होता है, CnH2n होता है। एल्कीनो का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहाँ N 2 3 4 आदि ये कम से कम अद्विबंध वाले संतृप्त हाइड्रोजन कार्बन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में कार्बन जो है ना अपने सभी अपरूपों में ऑक्सीजन में दहन करके
ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कौन सी गैस देता है? कौन सा गैस देता है भैया? सबको पता है, कमेंट सेक्शन में लिख भेजो भैया। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर के संतृप्त हाइड्रोकार्बन की समानता कैसी ज्वाला निकलती है? देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, समानता में से कैसी ज्वाला निकलती है? अगर उसको जलाया जाता है तो कैसे निकलती है? स्वच्छ नीला ज्वाला। क्या होता है? स्वच्छ नीला, जो केवल नीला ही रहता है ना, केवल नीला जलता है। आप देखते होंगे बहुत सारे, कोई किसी में रेड जलता है, किसी में येलो जलता है, कोई नीला जलता है, कोई पीला जलता है। उस समय कुछ न कुछ गुण होता है, किसी किसी कारण से उस तरह से जलता है। इसलिए जो है उसको क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्य जैसे ज्वाला निकलती है क्या बोलते हैं? स्वच्छ नीला। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के समय तो स्वच्छ ज्वाला निकलते हैं, जबकि असंतृप्त यौगिक में पीले धुएं वाले निकलते हैं। मतलब अगर उसमें कचरा उचरा है तो क्या होगा? पीला धुआं निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, यदि खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या कारण है? मतलब खाना अगर बना रहे हैं तो बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो क्या मतलब है इसका? गैस पर चढ़ाता है ना तो कभी कभी धुआं निकलने लगता है। धुआं के मतलब मम्मी लोग क्या बोलती हैं उसको कि भैया क्या हो रहा है, बताइए क्या हो रहा है? तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। क्या हो रहा है? कचरा है गैसवा में। कचरा कब निकलता है? जब गैस ख़त्म होने वाला होता है ना, तो हिला डुला के जो हम लोग चलाते हैं तो उसमें पिनिया में कचरा होता है, वही निकलता है भवाक से। तो वो कचरा के साथ निकलता है तो उसमें क्या होता है? पीला पीला जलता है, जिसके कारण क्या है? गैसों पे बर्तनों के चुतरिया में जो है ना करिया करिया दाग निकल जाते हैं। यानी कि ये इंडिकेशन होता है कि भैया आपका गैस क्या हो गया? ख़त्म हो गया। जाइए भरवाइए अब। चलिए 39 नंबर में आइए। एथेनॉल को एथेनाइक अम्ल में बदलने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ये भी वीवीआईपी क्वेश्चन है। ये भी 39 नंबर और ये भी 38 नंबर, दोनों क्या है? वीवीआईपी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 40 नंबर में आ गए। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने में की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? यानी वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं उसको क्या कहलाते हैं? बोलिए क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। और ये कौन क्षमता रखते हैं भैया? सभी को पता है कौन क्षमता रखता है? पेड़ पौधे। चलिए उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक क्या होते हैं बताइए? उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं और स्वयं प्रभावित नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? उत्प्रेरक वो होते हैं जैसे कि हम किसी को मतलब कुछ भी बोल दिया, वो क्या हो गया? और अभिक्रिया भी माने जो पदार्थ हो, माने किसी को हम माने कुछ भी कान में फुसिया का नहीं बोलते हैं कि हाँ कि फलावा इंतिया कर लो, चिल्ला कर लोग, हिंतिया बोलोग, हुंतिया बोलोग, और बेचारा एकदम गनगना जाता है, फलावा से चिल्लावा से फरियाने लगता है। लेकिन हम क्या होते हैं? जो बिचवनिया होता है उत्प्रेरक, कुछ चुपचाप शांत होकर बिना कुछ उसके माथा में हमें देखते रहता है ताम झाम, हाँ भैया मज़ा आ रहा है। क्या होता है? वो स्वयं प्रभावित नहीं होता है उस झगड़ा झंझट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? वनस्पति जो तेल होता है उसमें किस टाइप का हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक कौन होता है? तो होता है निकेल। क्या होता है वो? निकेल होता है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोकरण में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए समझ गए क्यों किया जाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? निकेल का उपयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन आंसर उल्टा फुल्टा भी आ जाएगा, तो थोड़ा सा आप मत कहिएगा कि यहाँ क्वेश्चन लड़ा नहीं। ठीक है, सारे क्वेश्चन लड़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इसको, अगर हम कह रहे हैं ना, इसको अगर याद कर डाला और समझ लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से जो है ना एक ही क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, आंसर एक ही नहीं निकल रहा है, उसका आंसर को भी देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन उसका बन जाता है। आप थोड़ा सा देखने का तरीका को चेंज कीजिए। 43 नंबर में आते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में कैसे होती है? कैसे होती है बताइए? होती है अक्रियाशील।
क्या होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, असंतृप्त से संतृप्त किया जाता है, किससे? निकल से। लेकिन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कांस्ता अभिकारकों की अभिकर्मकों की उपस्थिति में कैसा होते हैं? क्रियाशील होते हैं। कैसा होते हैं? क्रियाशील होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर में। सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन, क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन, जिसमें क्लोरीन हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, क्या कहलाती है? देखिए फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन, जिसमें क्लोरीन हाइड्रोकार्बन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया बताइए कमेंट सेक्शन में। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और क्वेश्चन में ही आंसर था, क्या कहलाती है? हाइड्रो परमाणुओं का क्या कहलाती करती है? प्रतिस्थापन करती है। क्या करती है? प्रतिस्थापन करती है। तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन को थोड़ा देखने की ज़रूरत है अच्छे से, बाकी आंसर उसी में रहता है। क्या रहता है? उसी में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है भैया बताइए? अल्कोहल। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। एथेनॉल को क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं सामान्यतः। ठीक है, चलिए एथेनॉल को सांद्र, एथेनॉल के 46 नंबर क्वेश्चन है। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ माने 443 के तापमान पर गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? वो एथेनॉल को अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला दिया जाए, एथेनॉल को, ठीक है, अल्कोहल को, और उसका टेम्परेचर रखा जाए 400 कितना 43 केल्विन, तो कितना होगा? क्या बन के निकलेगा उत्पाद? मतलब उसका उत्पाद क्या निकलेगा बन करके? एथीन निकलेगा। क्या निकलेगा? एथीन निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यकृत में मिथेनॉल ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है जिसमें व्यक्ति अंधा हो जाता है? भैया ये VVIP क्वेश्चन है, हमेशा हमको लगता है बहुत जगह पूछा भी गया है। यकृत जो होता है शरीर में, मनुष्य में, मिथेनॉल ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है? जो आदमी अंधा हो जाता है, मिथेनॉल क्या बना देता है? मिथेनॉल बना देता है। और मिथेनॉल बनाने पे क्या हो जाता है? आदमी अंधा हो जाता है। तो दारू पीने वाला लोग जो है ना, अक्सर कभी कभी देखते होंगे, सुनते होंगे कि अंधा हो जाता है, इसी क्रिया के कारण हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, किस कैसे बन जाता है अंधा आदमी? यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर के मेथनॉल बन जाता है, जो यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया कर प्रोटो जो होता है ना, उसका प्रोटोप्लाज्मा बना देता है, मानो प्रोटोप्लाज्मा को जो है ना संकदित करता है और चक्षु तंत्रिका को प्रभावित करता है। चक्षु तंत्रिका किसको बोलते हैं? आँखवा के। चक्षु तंत्रिका मतलब आँखवा का जो उसका एथिया रहता है ना, नसवा वसवा रहता है ना, उसको जो है प्रभावित करता है। इसलिए आदमी जो है ना क्या होता है? आन्हर हो जाता है। आन्हर गांव में सुने हो, दारू पीले पर आन्हर आदमी हो जाले। 48 क्वेश्चन में आते हैं। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग करने के लिए इसमें से मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं बताइए? इसको बोलते हैं विकृत एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? विकृत एल्कोहल। औद्योगिक उपयोगों के लिए तैयार एथेनॉल, और औद्योगिक उपयोग जो है ना, उसको जो तैयार इथेनॉल दुरुपयोग रोकने के लिए, माने उसका दुरुपयोग ना हो, उसको रोकने के लिए मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला करके, मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिलाकर क्या कर देते हैं? उसको इस टाइप का बना देते हैं, ताकि लोग कहीं भी काम कर रहा है उसको घटाघट पीने ना लगे और जहरीला बन जाता। भाई पियोगे तो क्या होगा? मिजाज तुम्हारा मस्त हो जाएगा और हो जाओगे राम नाम सत्य है। चलिए 49 पे आ करके हम लोग रुकते हैं। और एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या कहा जाता है? इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? एसिटिक अम्ल जो होता है उसका 3 से 4% विलयन को क्या कहते हैं? सिरका अचार में परिक्षरक, सिरका बोलते हैं उसको, ठीक है, सिरका बोलते हैं, और अचार में परिक्षरक का काम करता है। एसिटिक अम्ल 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है एवं इसके अचार में परिक्षरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है? अचार में। ठीक है, 50 में आते हैं। शुद्ध एथेनॉल, शुद्ध एथेनॉल अम्ल ठंडी जलवायु में जम जाता है। इस
कारण इसे क्या कहते हैं, इस कारण इसे क्या कहते हैं, शुद्ध एथेनॉल जो होता है वो ठंडी जलवायु में क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोलते हैं। शुद्ध एथेनॉल का अम्ल का गलनांक जो होता है 290 केल्विन होता है, माने होता है, जो ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोलते हैं। कहीं कहीं सुने होंगे कि यहाँ के अल्कोहल डाल देने पर जो है ना कार्बोरेटर जमता नहीं है ठंडी के दिनों में, तो उसमें कुछ मिक्स रहता है, इसलिए जो है ना यौगिक, इसलिए उस टाइप का होता है। नहीं तो शुद्ध एथेनॉल जो होता है ना वो एथेनॉल, सॉरी ये एथेनॉल की बात हो रही है, वो अल्कोहल की बात हो रही थी, ये अल्कोहल नहीं जमता है। ठीक है, एस्टर मुख्य रूप से किनकी अभिक्रिया से निर्मित होता है। एस्टर जो होता है ना, एस्टर हमने पीछे वाला भी चैप्टर में पढ़े हैं। एस्टर मुख्य रूप से कितने अभिक्रिया से निर्मित होता है, बताइए भैया, कितने, अम्ल एवं एल्कोहल से होता है। क्या होता है, एस्टर का निर्माण कैसे होता है, अम्ल और अल्कोहल से होता है। चलिए 52 की तरफ से बढ़ते हैं। 52 में है एसिटीकरण अभिक्रिया में बनने एस्टर की गंध कैसी होती है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। एस्टीकरण जो होता है ना, उसका अभिक्रिया बनता है, उसका गंध कैसा होता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मृदु इत्र बनाने, देखो मृदु जो होता है इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने में होता है। क्या करने में होता है, मृदु इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न किया जाता है उसे कुछ न कुछ, ठीक है, उसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 में एस्टर अम्ल, 53 में जो है ना एस्टर एवं क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया, तो इसके क्रिया को क्या बोलते हैं, उस सब क्रिया को क्या बोलते हैं, पुनः जो रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। साबुनीकरण इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साबुनीकरण बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 में पढ़ते हैं एथोनाइक, एथेनाइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है, बताइए कौन सी गैस उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनाइक अम्ल कार्बोनेट, एथेनाइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55 साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के किसके लवण होते हैं, किसके लवण होते हैं, कार्बोक्सिलिक किसके अम्ल होते हैं, उसका क्या रीजन है, क्या कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम एवं पोटेशियम, क्या होता है, सोडियम एवं पोटेशियम। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के किसके लवण होते हैं, सोडियम एवं पोटेशियम के लवण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 में 56 क्वेश्चन, साबुन के अणु जल में किस प्रकार की संरचना तैयार करते हैं जहां अणु का एक सिरका तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। साबुन के अणु जल में किस प्रकार की संरचना तैयार करते हैं जहाँ अणु का एक सिरा, अणु का जो एक सिरा होता है ना तेल कण की ओर तथा दूसरा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। ठीक है, और लाइट कट गई, सॉरी 56 में। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले 56 का आंसर जान लेते हैं क्या है। इसका आंसर है मिसेल, इसका आंसर क्या है, मिसेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप जो है ना तब तक लाइट आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और हाँ वीडियो को थोड़ा सा जो है ना शेयर ज़रूर से कर दो, क्योंकि क्या है ना हम आप सबके लिए जो है अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहते हैं। चैप्टर आपका चौथा चल रहा है, आई होप सो आप समझ रहे होंगे कि मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा जो है ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए 57 की तरफ बढ़ते हैं। कठोर जल में साबुन के साथ क्या समस्या उत्पन्न होती है, कठोर जल जो होती है साबुन के साथ उसमें क्या समस्या उत्पन्न होती है, ये आपका वीवीआईपी क्वेश्चन है। कठोर जल में साबुन के साथ क्या समस्या उत्पन्न होती है, बताइए क्या समस्या उत्पन्न होती है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बना देती है। माने कठोर जल होता है ना उसमें क्या करता है, ये स्कम बना देता है, जिसका कारण क्या होता है, झाग मुश्किल से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 में अपमर्जक जो होता है, अपमर्जक कठोर जल में क्या प्रभावी बनाते हैं, माने अपमर्जक जो है ना कठोर जल में क्यों प्रभावी बनते हैं।
मतलब अपमर्जक जो है वो कठोर जल में क्यों प्रभावी बने रहते हैं। ठीक से पढ़िए क्या बोल रहा है ये। अपमर्जक कठोर जल में क्यों प्रभावी बने रहते हैं। प्रभावी क्यों बने रहते हैं, कारण है उसका अवशेषित सिरे कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ घुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। क्या बोलते हैं, घुलनशील पदार्थ नहीं बनाते, अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, इसी कारण इसका उपयोग अपमर्जक कठोर जल में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपमर्जक लंबी कठोर मतलब अपमर्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं जिससे अवशेषित सिरे कठोर जल में आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, जिससे वे प्रभावी बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं, प्रभावी बने रहते हैं, और भी काम आसान हो जाता है। उसमें क्या बोलते हैं, झाग उत्पन्न होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 में निम्न में से कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इस तरह से आपको दे दिया जाएगा कि भैया बताओ इनमें से कौन सा यौगिक जो है, क्योंकि यौगिक तो सारे हैं, तो इसमें कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो कौन सा है, C2H6। कौन सा है, C2H6। देखिए C2H6 एथीन और CaH6 प्रोपीन। असंतृप्त है द्विबंध C2H2 एथाइन असंतृप्त है त्रिबंध, जबकि C2H6 एथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसलिए क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और C2H4 जो था उसमें, और C3H6 जो है ना प्रोपीन, ये क्या है, असंतृप्त है। क्या है ये, असंतृप्त है, द्विबंध है। ठीक है, ये भी जो है ना C2H2 जो है ना एथाइन जो है ना असंतृप्त था, त्रिबंध है, लेकिन ये जबकि C2H6 जो है ना संतृप्त है, एथेन जो है संतृप्त है। इसलिए किस लिए, निम्न में कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 में कार्बन यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन के लिए प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। देखिए प्रकार्यात्मक समूह, लगता है मेरा हिंदी सुधर ही जाएगा। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन के लिए एक प्रक्रियात्मक समूह क्या कहलाती है, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। और वो कहलाती है क्लोरोब्रोमो। क्या कहलाती है वो, क्लोरोब्रोमो। एक्सप्लेनेशन ये है, आपको अगर चैप्टर पढ़ रहे होंगे चौथा नंबर में, तो 4.3 का सारणी आप देख लीजिएगा, उसमें एक फोटो दिया गया होगा। क्लोरोब्रोमीन हाइड्रोकार्बन के प्रतिस्थापन के लिए प्रक्रियात्मक समूह है। क्या है, समूह है। चलिए डाउनलोड कर दिए, आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग को मिल जाएगा। तो आपको इसमें से निकले हैं 60 क्वेश्चंस। आई होप सो आपको वीडियो को सुन करके, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हम जैसे लाउडली बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ मैं आंसर बोल रहा हूँ, उसके साथ जो है ना आप ऑडियो की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, चला करके छोड़ दो, आप गूंजता रहेगा तो क्या होगा, आपका कंसेप्ट जो है ना क्लियर होता रहेगा। जरूरी नहीं आप बैठ करके देखो ही, आप बिना देखे भी जो है ना आप आराम से काम कर सकते हो, सुन सकते हो, जिससे क्या है ना आपकी ऑब्जेक्टिव क्लियर होती रहेंगी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, और क्या है कमेंट जरूर से लिखो। क्या है, इससे रीच बढ़ती है और आगे हमें आप सबके लिए वीडियो बनाने में आसानी रहती है और मज़ा आता है।